तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बोला गया था कि आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो जो अवकल समीकरण है, उसकी कोटि कितनी है? 3 है। अब कह रहा है कि अगर अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हो तब बताओ इसमें स्वेच्छ अचर कितने होंगे। यहाँ क्या लिखा है? विशिष्ट हल। अब इसके लिए आपको विशिष्ट हल का डेफिनेशन पता हो, तो विशिष्ट हल का डेफिनेशन क्या था? ऐसा अवकल समीकरण जिसमें स्वेच्छ अचर के विशेष मान के लिए हल प्राप्त हो। अगर किसी अवकल समीकरण का हल स्वेच्छ अचर के किसी विशेष मान के लिए प्राप्त हो तो फिर वह कहलाता था विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल के लिए यानी विशिष्ट हल के अवकल समीकरण में क्या स्वेच्छ अचर होते हैं? तो फिर बाय डेफिनेशन विशिष्ट हल के अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा? डी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दिया जाए कि तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, जहां विशिष्ट है यही क्या कर दिया जाए? व्यापक। तो व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या तब क्या होगी? तो अगर व्यापक होता है ना तो उसमें कांस्टेंट टर्म होते हैं, वो भी कौन सा? स्वेच्छ अचर। तो जितने कोटि का होगा अवकल समीकरण उतने ही उस अवकल समीकरण के हल अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ विशिष्ट हल के स्थान पे क्या कर दिया जाए? व्यापक हल। तो 3 हो जाएंगे। लेकिन विशिष्ट हल होंगे तो उस अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है। विशिष्ट हल यहाँ लिखा है तो उस अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होगा, अर्थात अचरों की संख्या 0 होगी। लेकिन विशिष्ट हल के स्थान पे व्यापक कर देंगे तो जितनी कोटि का अवकल समीकरण होगा उसमें उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे। तो 3 कोटि का है तो फिर व्यापक होने पर स्वेच्छ अचर कितने हो जाएंगे? 3। तो फिलहाल क्वेश्चन में विशिष्ट हल का है, इसलिए अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी? 0। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.3 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें है कि दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो ले लिया गया, माना समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल। यह एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सर्कल होगा, वृत्त होगा, तो उसका केंद्र और त्रिज्या होगा। तो इसका केंद्र क्या होगा? -1, 2। त्रिज्या क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं तो देख लो। अगर कोई वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, और जो इसका रेडियस होता है वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अब क्या करना है? इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2g बराबर क्या मिलेगा? 2g बराबर मिलेगा 2। तो g बराबर क्या मिल गया? 1। एंड यहाँ से देखिए 2f क्या है? 2f यहाँ क्या है? y गुणांक -4। तो y गुणांक यहाँ 2f, y गुणांक यहाँ -4, तो क्या हो जाएगा? 2f इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है? 4। तो अब रेडियस निकालिए इस फॉर्मूला करके, सेंटर निकालिए यहाँ से। तो सेंटर जो होगा वो आपको मिलेगा, g की वैल्यू यहाँ -1
और जो एफ की वैल्यू है -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। देखिए ये इसका क्या मिल गया, सेंटर। रेडियस के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर। तो जी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। एफ का स्क्वायर, एफ कितना है 2 है, तो वर्क करेंगे कितना आ जाएगा 4। और सी की वैल्यू क्या है 4, यहाँ रखेंगे तो -4, इससे कैंसिल क्या गया 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन, तो फिर वो हमको अवकल समीकरण क्या प्राप्त होगा। चलो ये चीज आपको समझ में आ गया, सेंटर और रेडियस क्या होता है इसका, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। कैसे जान पाए ये, अभी आप 11th में पढ़ चुके होंगे, फिलहाल अगर याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो फिर हमने आपको यहाँ बता रखा है। चलिए अब इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, y स्क्वायर का 2y होगा, y के आगे अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो dy पान dx। अब यहाँ 2 बाहर होगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ये 2 मिलेगा। 4 को बाहर करिएगा तो y का अवकलन dy बाई dx, 4 क्या हो जाएगा 0। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा ये पूरा टर्म, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 dy पान dx। अब dy पान dx कॉमन कर लीजिए, मिलेगा क्या y -2 और ये x प्लस 1 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो अब y -2 से डिवाइड कर दो, y -2 डिवाइड कर दिए, अब माइनस का गुणा कर दो 2 - y, वेयर y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है इस समीकरण का अवकल समीकरण। तो अगर देखा जाए जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि इस समीकरण का ये क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, यानी ये क्या है, एक पर्टिकुलर समीकरण है, एक पर्टिकुलर समीकरण है, तो फिर इसका एक क्या मिल गया हमको, अवकल समीकरण। तो अब हम लोगों का इंटरेस्ट उस प्रकार के अवकल समीकरण से है जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता हो, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो अवकल समीकरण यहाँ आया हुआ था dy पान dx 1 + x बट्टे 2 - y, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि समीकरण वृत्तों के एक कुल को निरूपित करता है, और जो समीकरण 1 था यहाँ पे वह उस कुल का एक सदस्य है। यानी जो x² + y² + 2x - 4y + 4 = 0 इक्वेशन था, इसका जो अवकल समीकरण आया ये 1 + x बट्टे 2 - y, ये है फैमिली ऑफ कर्व, किसका, सर्कल का। यानी ये सर्कल का फैमिली ऑफ कर्व है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा उसी फैमिली में से, ये क्या है, उसका एक सदस्य है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग फैमिली, हम लोगों में अगर बहुत सारे फैमिली हों, फैमिली मेंबर, तो फिर हम लोग क्या होते हैं, पर्टिकुलर सदस्य होते हैं। वैसे ये क्या है, ये वो समीकरण है जो वृत्त के कुल को बताता है, कुल माने परिवार, जो वृत्त के परिवार को बताता है, और उसी परिवार में से ये क्या है, एक सदस्य है। तो अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जनरल इक्वेशन को सर्च करेंगे, जो ऐसे जनरल इक्वेशन को सर्च करेंगे जिनके हर सदस्यों का अवकल समीकरण एक ही हो। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जो समीकरण है वो है x² + y² = r²। ये अब यहाँ r क्या है, रेडियस है, इसका जो सेंटर होगा का केंद्र 0,0, जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, r होगी। अब अगर हम लोग r को चेंज करते जाएं, जैसे हम लोग r का मान क्या रख दें, 1 2 3 4 5 ... एक्सेट्रा। अगर ये रखते जाए यहाँ पर हमको सर्कल क्या मिलेगा, x² + y² = 1, x² + y² 2 रखेंगे 4,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सेंटर देखो इसका सेंटर क्या है, इस टाइप का 0 0 है, तो इसी टाइप का तो ये भी है, तो इन सब का भी सेंटर क्या होगा, इन सब का सेंटर ये भी होगा 0 0, लेकिन रेडियस सबकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली देखें तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक क्या है, वृत्त का कुल है, ये वृत्त का कुल है, कुल माने परिवार है, और इसी परिवार का ये सब क्या है, सदस्य हैं। तो इन सभी सदस्यों का हमको क्या पता करना है, एक अवकल समीकरण, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण जो इन सब से संतुष्ट होता है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए ये एक हम लोग इक्वेशन मान लीजिए, जनरल इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है r है। अगर हम लोग r को यहाँ पर चेंज करते जाएं तो देखिए वही एक ही सेंटर यानी 0 0 सेंटर वाली लेकिन भिन्न भिन्न त्रिज्या का हमको अलग अलग वृत्त के समीकरण मिलते हैं। तो जिन सभी वृत्तों का सेंटर क्या है 0 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। अगर इसका डायग्राम बनाएं, देखिए ये आपका बनेगा, ये सब रेडियस अलग अलग हैं लेकिन सबका सेंटर क्या है, एक जैसा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कार्यतल पे ले चलते हैं, देख लो। तो इन सबका सेंटर क्या है, सबका सेंटर, इसका सेंटर इस वाले का 0 0 है, फिर यही सेंटर लेकर के हम रेडियस बढ़ा दिए, अगला बन गया, फिर यही सेंटर लेकर के चाप बढ़ा दिए, अगला सर्कल बन गया, फिर ये सेंटर लेकर के चाप बढ़ा दिए, अगला बन गया सर्कल। तो अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, इन सब वृत्तों के लिए संकेंद्रीय वृत्त है, और इस जनरल इक्वेशन के लिए आर की अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू पर इसके क्या मिलते हैं, सदस्य, यानी ये फैमिली ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल यानी वृत्त का कुल है, ये वृत्त के कुल को निरूपित करता है, और इसी कुल का ये सब क्या है, सदस्य। तो अब हमको ऐसे अवकल समीकरण को सर्च करना है, या हमारा इंटरेस्ट ऐसे अवकल समीकरण को सर्च करने में है जो इन सभी से संतुष्ट होता है, अर्थात इन सब का एक ही अवकल समीकरण हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आर के भिन्न भिन्न वैल्यूओं पर हमको अलग अलग इस फैमिली ऑफ सर्कल के सदस्य मिलते हैं। तो अब हम लोग इसका करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करिए तो मिलेगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx। अब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या है, अवकल समीकरण, और इसके पर्टिकुलर वैल्यू पर इन सभी का भी अवकल समीकरण, इन सभी का भी अवकल समीकरण कौन होंगे, ये जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व के क्या हैं, सदस्य हैं। तो जो अवकल समीकरण इसका होगा वही अवकल समीकरण इनके हर सदस्यों का होगा। तो ऐसे हमको अवकल समीकरण सर्च करना है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल है समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, m और c को चेंज करते जाएं। तो m और c को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे हमको तरह तरह के क्या मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन। वैसे ही स्ट्रेट लाइन है, तो m की वैल्यू 0 ले लो, c की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, m की वैल्यू 0 ले लो, c की वैल्यू 0 ले लो या तो फिर m की वैल्यू 1 लेकर c की वैल्यू 0 ले लो, तो मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू, देखो अगर 0 0 लेंगे 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब चलो ले लो पहले उसको, तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग m की वैल्यू 1 ले लें, c की वैल्यू 0 ले लें, m की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो क्या मिल जाएगा x। ठीक है, अब ऐसे m की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1, c की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या मिल गया y माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग क्या हैं, फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है ना, हम लोग फैमिली के सदस्य, अगर सब लोग मिल जाएं तो पूरी फैमिली बन जाती है। तो इसी तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली किसका, स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का फैमिली है। अब इसी का यम और सी के पर्टिकुलर, यहाँ देखो दो चीजें हैं, यम और सी, हम यम और सी दोनों चेंज कर रहे हैं, वो भी कैसे, कांस्टेंट। तो इन सब पर्टिकुलर वैल्यू पर हमको सब क्या मिल रहे हैं, इनके सदस्य मिल रहे हैं, इनके सदस्य मिल रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऐसे अवकल समीकरण को सर्च करना है कि जो इन सभी के द्वारा संतुष्ट हो, इन सभी के द्वारा संतुष्ट हो। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, अवकलन किसके सापेक्ष, इसको बना लो इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करिए तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, यम, c का क्या हो जाएगा 0, अगेन कर दो इसको पुनः, तो पुनः क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, दूसरी बार तो d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 0। तो ये जितने भी समीकरण हैं, ये एक ऐसा अवकल समीकरण है, ये एक ऐसा अवकल समीकरण है जो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से सेटिस्फाई हो रहा है। इससे भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, इससे भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, इससे भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अर्थात ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका जो अवकल समीकरण ये है, वही अवकल समीकरण इन सभी मेंबर्स का है, इन सभी मेंबर्स का भी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई दिया हुआ व्यापक हल है तो हम उससे अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। कोई समीकरण अगर व्यापक हल है तो फिर हम उससे अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। तो जैसे ये देख लो व्यापक है, अब व्यापक क्यों है, क्योंकि यम और सी के डिफरेंट वैल्यूओं पर हमको तरह तरह के स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। तो फिर हमको यहाँ पर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च करना है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च करना है जो इन सभी इक्वेशनों से सेटिस्फाई हो, इन सभी इक्वेशनों से सेटिस्फाई हो, यानी ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी, और जो इनके मेंबर आए यम और सी के डिफरेंट वैल्यूओं पर उनसे भी। किसी को हम लोग बोलेंगे क्या, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल है, यानी ये जिस अवकल समीकरण का व्यापक हल है उसको ज्ञात करना, और फिर इनके जो सदस्य बनेंगे उनका भी अवकल समीकरण वही होगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा किसी दिए गए व्यापक हल वाले समीकरण से अवकल समीकरण बनाने में।
चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया यानी क्या प्रोसेस होगा किसी दिए गए वक्र के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करने में। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो बोलेंगे क्या इसको, प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली ऑफ कर्व मान लेते हैं, एक फैमिली ऑफ कर्व मान लीजिए जो केवल एक वक्र पर निर्भर, एक प्राचल पर निर्भर करता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना F1 XY A इज इक्वल टू 0। ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है, अब हम लोग यहाँ पे जो A है ना वो क्या है, एक स्वेच्छ अचर है, इसकी वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो इस फैमिली के क्या मिलते जाएंगे सदस्य। जैसे हम लोग अभी इसके पहले देखें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिए, उसमें हम लोग एम और सी की वैल्यू चेंज करते गए, जैसे जैसे हम एम और सी चेंज करते गए हमको y बराबर एम एक्स प्लस सी जो एक फैमिली थी उनके मेंबर मिलते गए। तो उसका जो अवकल समीकरण आया था d2y अपान dx2, उनके जो सदस्य होंगे उनका भी अवकल समीकरण वही आएगा। तो अब ये इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, यानी वो भी क्या था, बेसिक कंसेप्ट था। अब वर्किंग प्रोसेस हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो मान लिया ये कोई क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, एक कुल वक्र है। तो अब क्या करना है इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब यहां से ये जो a है ना, a को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लो। तो मान लो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या है आपका g है। तो x y डैश मान लो एक के रूप में ही आ गया, इसको बना लो 2, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा, कम से कम 2 समीकरण चाहिए। इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते तो 2 समीकरण चाहिए, तो हम लोग इसका क्या कर दिए, x के सापेक्ष अवकलन। चलो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिला, मान लो मिल गया क्या, g x y डैश a। देखो y का अवकलन करेंगे क्या आएगा, y डैश आएगा। अच्छा, जब डेरिवेटिव करते हैं कभी कभी हमको ऐसे भी फंक्शन मिलते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद dy अपान dx तो मिलता ही मिलता है, x और y के भी टर्म होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इसका अवकलन क्या है, ये आया। अब इसको हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, तो समीकरण 1 2 क्या करेंगे, संयुक्त कर लेंगे और इसी की सहायता से हम लोग हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करके, चलो हल करके a का विलोपन करने पर, तो मान लो कि हम 1 और 2 को हल किए और a विलुप्त हो गया, तो वो मान लो क्या मिलता है फंक्शन x y डैश, ये हो गया क्या 0। तो ये जो है ये इस फैमिली ऑफ कर्व क्या है, इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन।
इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो फिर से एक बार समझ लीजिए, दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया होगा उसमें पहचानेंगे कितने स्वेच्छ अचर हैं। तो जितने स्वेच्छ अचर होंगे तो फिर उस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अकेले इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या कर देंगे, अब इसका अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो मान लो क्या मिल गया, जी एक्स वाई वाई डैश ए, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फिर अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो मान लो सॉल्व करने करके हम लोग ए का विलोपन कर दिए। तो वे ए का विलोपन करने पर जो इक्वेशन मिला, नाम दे दिया गया एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दिया गया जो फैमिली ऑफ कर्व है, माना वक्र कुल कर्व माना वक्रों का कुल, अब हम लोग कुल माने वही परिवार फैमिली F2, वक्रों का कुल दो प्राचलों A व B पर निर्भर करता है। इसके पहले हम लोग क्या ले लिए थे, A, केवल A पर ही निर्भर करता है, लेकिन अब हम लोग क्या ले लिए, 2 ले लिए। तो माना वक्रों का कुल F2 दो प्राचलों A व B पर निर्भर करता है, अर्थात इसको हम लोग ऐसे बना लें। तो F2 इज इक्वल टू एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना लें। अब देखो इसको अकेले सॉल्व करके हम लोग ए बी की वैल्यू तो हटा नहीं सकते, तो फिर क्या करना होगा, इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मान लीजिए कि क्या मिल गया, जी एक्स वाई, अब अवकलन करेंगे तो डेरिवेटिव dy बाई dx मिलेगा ही, वाई डैश ए बी, मान लो कि ए बी उसमें रिप्रेजेंट रह गए, तो इसको 2 बना लो। तो अब क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा, मान लो क्या मिल गया, x मिल गया, x वाई वाई डैश वाई डबल डैश ए बी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 बना ली। अब ये इक्वेशन 3 बन गया। तो ये पर्टिकुलर अकेले सॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग इसका अवकलन किए। फिर इन दोनों से सॉल्व नहीं हो सकता था, यानी ए भी विलोपन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग क्या किए, इसका पुनः अवकलन कर लिए। अब समीकरण 1, 2 व 3 से ए बी का विलोपन करने पर, तो मान लो इन सब का विलोपन करने से, ए बी का विलोपन करने से हमको इक्वेशन क्या मिल गया, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो फैमिली आप कर्व दिया हुआ होगा उसमें हम लोग काउंट करेंगे कितने स्वेच्छाचर हैं, तो जितने स्वेच्छाचर होंगे तो कम से कम उससे एक प्लस इक्वेशन होना चाहिए। तो अब जैसे इसमें देखिए 2 स्वेच्छाचर हैं, इसका मतलब कम से कम कितने समीकरण बनने चाहिए, 3, क्योंकि 2 समीकरण की सहायता से हल नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या किए, इसका अवकलन कर लिए एक बार। तो मान लो क्या मिल गया, जी एक्स वाई वाई डैश ए बी 0, इसको समीकरण 2 बना लिए। तब 2 समीकरण सहायता हल नहीं हो पाएगा, फिर क्या करना है, इसका पुनः अवकलन कर दीजिए। तो मान लो अब जो है इसमें इस इक्वेशन में कौन कौन टर्म आ गए, x आ गया, y आ गया, y डैश, दोबारा अवकलन करेंगे y डबल डैश भी आ जाएगा, a और b मान लो हटा ही नहीं, इक्वल टू 0। अब 1, 2, 3 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो स्वेच्छाचर हैं या जो प्राचल था a और b उसका विलोपन कर दिए।
तो मान लो विलोपन करने से हमको कोई फंक्शन मिला, यानी ए और बी विलुप्त हो जाएंगे। जब ए और बी विलुप्त हो जाएंगे तो मान लो उसमें क्या मिल जाएंगे, एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश। ये जो है ये इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व का, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी व्यापक हल में, किसी समीकरण के व्यापक हल में जितने स्वेच्छ अचर होंगे, जितने स्वेच्छ अचर होंगे, कम से कम उतनी बार तो अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात उतनी कोट की होगी। यहां से हम लोग एक रिजल्ट पाते हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, किसी वक्र के कुल को, किसी वक्र के कुल को निरूपित करने वाला, किसी वक्र के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उस समीकरण में उपस्थित की कोटि उस समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचरों या प्राचलों की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि जिस भी व्यापक हल वाले समीकरण का हमको अवकल समीकरण निकालना होगा, उसमें सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कितने स्वेच्छ अचर हैं। तो जितने स्वेच्छ अचर हैं, तो उस अवकल समीकरण में जो मैक्सिमम आर्डर का अवकल गुणांक उपस्थित होगा वो उतना ही होगा। यानी अगर 3 स्वेच्छ अचर हैं तो उसमें मैक्सिमम आर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। और अगर 2 स्वेच्छ अचर हैं तो फिर वो 2 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। और अगर 3 स्वेच्छ अचर हैं तो फिर 3 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। जस्ट इसका अपोजिट भी, जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उतने स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे। चलिए इस पर हम लोग काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू ए की पावर बी एक्स, y इक्वल टू ए की पावर बी एक्स। इस समीकरण की कोटि क्या होगी, जो ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण से प्राप्त, चलो ऐसे लिखो, इस समीकरण से प्राप्त अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी ना, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी समीकरण से प्राप्त अवकल समीकरण की कोटि अगर बताना है तो हम लोग पहले क्या काउंट करेंगे, उसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, ठीक है ना। इस समीकरण में क्या है, ए स्वेच्छ अचर है, बी क्या है, ये भी स्वेच्छ अचर है, ये एक्स और वाई ये क्या होंगे, स्वतंत्र और परतंत्र चर। तो अब इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 2 है। स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 2 है। इसलिए इस समीकरण से प्राप्त अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। क्या लिखना, क्योंकि इस समीकरण में
स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है? 2 है। इसलिए इसलिए इस समीकरण से प्राप्त, इस समीकरण से प्राप्त अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी? स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर। तो कितनी है? 2 है। इसलिए इस समीकरण से जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसकी भी कोटि 2 होगी। चलिए अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो जैसे कि आपको बताया गया कि समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होंगे उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनना चाहिए, उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो कितने स्वेच्छ अचर हैं? 2 हैं। तो अगर 2 स्वेच्छ अचर हैं इस समीकरण में तो हम लोग कितने समीकरण बनाएंगे? 3। चलिए अब इसका वर्किंग रूल क्या है कर लेते हैं। तो y इक्वल टू ए ई के पावर बी एक्स, इसको इक्वेशन 1 बना लो। एक पहला तो यही बन जाएगा। दूसरा आप क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्योंकि कितने कोटि का बनाना, कितने कोटि का बन रहा है? 2 कोटि का ना। तो कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा? y का dy बाई dx। ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो। इसका अवकलन क्या होगा? इसको x मान लीजिए, e की पावर bx, और फिर bx का आगे अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? b। तो इस तरीके से क्या मिला आपको? ab e की पावर dx। इसको क्या बना देंगे? इक्वेशन 2। चलिए इसको थोड़ा ऊपर से मिलाते हैं। अब इसका पुनः अवकलन करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक बार डेरिवेटिव है ये फिर से हो जाएगा d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो। तो इसको आप बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? ab। तो e की पावर bx का अवकलन क्या मिलेगा? b इंटू ई की पावर dx। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दो, इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से इसको सॉल्व करके ए बी को एलिमिनेट कर दो। जैसे हम लोग ए बी को एलिमिनेट करेंगे तो इस समीकरण का क्या मिल जाएगा? अवकल समीकरण। इस समीकरण क्या मिल जाएगा? अवकल समीकरण। तो अब सॉल्व करिए, कैसे करना है। तो समीकरण 1 और 2 से कुछ मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 से यूज करिए, इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, इसको ले देते हैं हम लोग ए बी ई के पावर बी एक्स इंटू बी। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 2 से अब देखो इसकी वैल्यू क्या है ना, इसको उठा के यहाँ रखिए। तो क्या मिल जाएगा? d2y अपान dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू बी ई की पावर, ये आपको मिल जाएगा b। तो अब क्या करना है? अब क्या करिएगा? अब यहां से क्या करना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 1 बना है और ये समीकरण हम लोग 2 बना लिए, तो फिर ये समीकरण कितना बन गया? 3 बन गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 2 हल कर लो, फिर समीकरण 2 और 3 हल कर लेंगे। फिर जो आएगा, यानी समीकरण 1 2 हल करके 4 बना लेंगे, 2 और 3 को बना करके सॉल्व करके 5 बना लेंगे। फिर जो 4 और 5 आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे, फिर देखते हैं कि भी एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। चलो फिर साइड में आते हैं इधर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो, यानी समीकरण 1/2 से।
तो समीकरण एक है ये है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में डिवाइड करिएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, तो जाएगा y अपान डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया a e की पावर बी एक्स बटे, यहाँ क्या होगा a e की पावर बी एक्स इंटू बी, है ना। अब इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो b इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बटे वाई, इसको हम लोग इक्वेशन 4 बना लिए। अभी 1 2 सॉल्व किए, ये मिल गया। अब 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 2 बाई थर्ड, यानी समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग कर दिया, शॉर्टकट में लिखे हैं, बाकी आप लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग करने पर। तो फिर वही प्रोसेस, बाएं पक्ष से भाग करिए और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से, तो डी वाई अपान डी एक्स बटे ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, डी वाई अपान डी एक्स बटे डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू, तो अब इसमें क्या है ए बी ई की पावर बी एक्स, और यहाँ क्या है ए बी ई की पावर बी एक्स इंटू बी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ क्या मिल गया, यहाँ को क्या मिला डी वाई अपान डी एक्स बटे डी टू वाई अपान डी एक्स टू 1 अपान बी, तो बी बराबर का निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, तो बी इक्वल टू डी टू वाई अपान डी एक्स टू अपान डी वाई बाई डी एक्स, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 5। अब देख लो 4 और 5 का तुलना कर लो, तो समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 5 से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ से आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बटे वाई, यहाँ डी टू वाई अपान डी एक्स टू बटे डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू नॉट वाई इंटू करके इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया दिए गए इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स का अवकल समीकरण। तो देख लो यहाँ कितने स्वेच्छाचर हैं, यहाँ पर 2 स्वेच्छाचर हैं, इसलिए ये जो अवकल समीकरण इससे प्राप्त होगा, अवकल समीकरण जो इससे प्राप्त होगा उसकी कोट कितनी होगी 2 होगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करके बनाए थे। अब वो जो 2 कोटि का अवकल समीकरण मिलेगा वो किस टाइप का होगा, ये इस टाइप का। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, एक अवकल समीकरण एक समीकरण दिया हुआ था y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, अब इसका बताना था कि इसकी कोट क्या होगी, इसकी कोट क्या होगी जितने स्वेच्छाचर होंगे, तो कितने स्वेच्छाचर 2। अब कहा जाए कि वो समीकरण क्या है, तो फिर क्या करेंगे, तो जितने स्वेच्छाचर होंगे उससे एक प्लस करके हमारे पास समीकरण होना चाहिए। तब इसके लिए ये जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 बना ले लो, फिर x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा, इक्वेशन 2 बना लो, फिर से इसका पुनः अवकलन कर लो, पुनः अवकलन करने के बाद क्या मिलेगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ये मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे a और b का विलोपन करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से b की वैल्यू ये मिल गई। अब ऐसे समीकरण 2 में समीकरण 3 से डिवाइड कर लो, तो फिर b की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। अब समीकरण 4 और 5 से क्या कर लेंगे कंपेयर, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से तुलना कर लेंगे, तो मिल क्या गया ये, यानी इतना बराबर ये। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो y इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इसका गुणा इसमें करेंगे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दिए गए व्यापक हल वाले समीकरण को हल करके अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रों के कुल y इक्वल टू a साइन x प्लस b, जिसमें a b स्वेच्छ अचर है, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके सलूशन में आते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना है कि इसमें कितने स्वेच्छाचार हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने स्वेच्छाचार हैं। कितने स्वेच्छाचार हैं? 2। जब 2 स्वेच्छाचार हैं तो कितने कोटि का अवकल समीकरण बनेगा? 2 कोटि का। वो कौन होगा ये पता कर लो। तो यहाँ जो वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन x प्लस b, तो कितने स्वेच्छाचार? 2, इसलिए कितने समीकरण बनने चाहिए? 3, यानी स्वेच्छाचार से एक ज्यादा। इसी को हम लोग वाला इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन करिए, y का अवकलन dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, इसको x मान लो, तो साइन का अवकलन cos, फिर इसका आगे अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा? 1, इसका हो गया 0। तो क्या मिल गया? a cos x प्लस b, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब पुनः इसका क्या करेंगे? अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका अवकलन करेंगे, एक बार हुआ है, तो दूसरी बार करेंगे तो d2y अपान dx2। एक्चुअल में इसको लिखते क्या है? ऐसे dd x ऑफ dy बाई dx, ऐसे। एक को बाहर कर लो, इसको आप x मानिए, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x प्लस b। अब इसका आगे अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, और b का क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? माइनस a साइन x प्लस b ना। इसको हम लोग क्या बना लें? इक्वेशन 3। अब 1 और 3 से देखिए, ये देखो सेम आ गया कि नहीं? तो समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? राइट बराबर। समीकरण 1 से अब ये जो वैल्यू है ना, ये उठा करके हम लोग कहाँ रख देंगे? यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा? अब इसको क्या लिखेंगे? d2y अपान dx2, तो d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या रखेंगे? y, तो मिलेगा क्या? ट्रांसफर कर दीजिए, तो d2y अपान dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व वेयर a and b are two arbitrary constant। तो अब हम लोग तुमको समझ में आ गया होगा कि हम किसी दिए गए किसी समीकरण को कितनी बार अवकलन करेंगे ना। तो यहाँ स्वेच्छाचार काउंट कर लेंगे, जितने स्वेच्छाचार होंगे उतनी बार हम लोग अवकलन करेंगे, तो एक्स्ट्रा एक हमको इक्वेशन मिलेगा। जैसे यहाँ 2 स्वेच्छाचार हैं तो कितने इक्वेशन बने? 3। तो जो दिया होगा पहला वो हो जाएगा, बाकी 2 अवकलन करने से मिलेंगे। फिर उन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके हम लोग रिक्वायर्ड दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली हम लोग 9.3 को सॉल्व करेंगे।